Good morning, students. This video is being continued after the second part. Students, we had already discussed about the many topics or different dynasties: Rajput dynasties, early Turkish rule, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and Lodi dynasty, and find about the Delhi Sultans, garrison towns, and expansion of the Delhi Sultanate, masjids or closer look or administration and the consolidation under the Khiljis and the Tughlaqs, about clients. ये सब चीज़ें हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स. चिफ्टेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सल्तनत इन द 15 एंड द 16 सेंचुरी के बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ स्टार्ट द टॉपिक. चिफ्टेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस. चिफ्टेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस. Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that the chieftains sometimes. एक इब्न बतूता नाम का अफ्रीका में मोरक्को शहर से आया हुआ एक ट्रैवलर था जो 14th सेंचुरी में आया था. एक्सप्लेन द चिफ्टेन्स. उन्होंने चिफ्टेन्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है. वो कहते हैं कि फोर्टिफाइड देमसेल्व इन द माउंटेन्स, इन रॉकी and even the rough place as well as in the bamboo groves. उन्होंने बताया कि उस टाइम पे जो चिफ्टेन्स जो थे वो फोर्टिफाइड देमसेल्व इन द माउंटेन्स, कुछ ऐसे एरियाज में रहते थे जो माउंटेनी एरिया था, रोकी भी था, रफ्ड एरिया था, प्लेस वहाँ पे प्लेन एरिया नहीं था, बम्बूज जो थे बहुत ज़्यादा वहाँ ग्रो हो रखे थे. इन इंडिया द बैम्बू इज़ नॉट होलो. इंडिया में होलो जो बम्बू था वो नहीं मिलता था. इट इज़ बिग. ये बहुत ही बड़े होते थे बम्बू. इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवेंट्स दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट दैम. वो बम्बूज जो होते थे वो इतने गहरे होते थे कि जो फायर थी वो भी उनको इफेक्ट नहीं करती थी. एंड दे आर ऑन द होल एवरी स्ट्रॉन्ग. वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे. द चिफ्टेन्स लिव इन दीज फॉरेस्ट. जो चिफ्टेन्स थे वो इन्हीं फॉरेस्ट में, इन्हीं बैम्बूज के फॉरेस्ट में रहते थे. विच सर्व देम एज द रैम्पार्ट्स इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स. और उन्हीं फॉरेस्ट में ही, उन फॉरेस्ट में ही जो बम्बूज होते थे उनकी एक टाइप से वॉल बनी होती थी चारों तरफ, और उस बाउंड्री के अंदर ही उनके कैटल्स भी रहते थे, उनके पशु रहते थे और उनकी क्रॉप्स भी उसी में ही होती थी. देयर इज ऑल्सो वाटर फ्रॉम विद इन, दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट देयर. वहाँ पानी भी उनको उस जो बम्बूज की जो सेटलमेंट थी उसी एरिया में उनको वाटर भी अवेलेबल हो जाता था, और वो वाटर रेन वाटर होता था. रेन वाटर को वो कलेक्ट करके रखते थे और उसी वाटर का वो यूज कर लेते थे. हेंस दे कैन नॉट बी सबड्यूल्ड एक्सेप्ट बाय द पावरफुल आर्मीज हु इंटरिंग देयर फॉरेस्ट कट डाउन द बैम्बूज विथ स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स. वो जो बैम्बू होते थे उनको काटना, उनको हटाना वहाँ से इतना आसान काम नहीं होता था, और इसके लिए जो पावरफुल आर्मी थी वही काम कर सकती थी. तो पावरफुल आर्मी भी उनको नहीं हटा सकती थी, क्योंकि वो जो जंगल होते थे वो इतने, बम्बूज के जो जंगल होते थे वो बहुत घने होते थे, और उनके लिए जो एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था उन बम्बूज को काटने के लिए एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था. उसी इंस्ट्रूमेंट से उन फॉरेस्ट को या उन बम्बूज को काटा जाता था. ये सारी बातें इब्न बतूता ने 14th सेंचुरी में बताई है, जो एक ट्रैवलर था जो मोरक्को से आया था. ये सारी बातें चिफ्टेन्स के बारे में है कि चिफ्टेन्स जो थे वो किस इलाके में रहते थे और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता था. द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड Transoxiana in northeast Iran in 1219 and Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. कि
गेंगिस खान के अंडर में 1219 में नॉर्थ ईरान से 1219 में जो नॉर्थ ईस्ट ईरान में ट्रांसओक्सियाना जो है वो मॉडर्न उज्बेकिस्तान है। इसका पुराना नाम था ट्रांसओक्सियाना और इसका नया नाम क्या है, उज्बेकिस्तान पर हमला किया। एंड दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑन्सुलेट्स आफ्टर दैट। और हमला किसने किया था, मंगोल्स ने किया था। ठीक है, मंगोल्स ने किया था हमला, और उसमें जो दिल्ली सल्तनत थी उसको भी धावा झेलना पड़ा था। उसका जो हमला था मंगोलियंस का, वो दिल्ली सल्तनत को झेलना पड़ा था क्योंकि उसके ऊपर अटैक किया गया था। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत। मंगोल्स ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक किया। इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक्स रीजन। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के जो अर्ली ईयर्स था, मोहम्मद तुगलक का और अलाउद्दीन खिलजी के जो अर्ली टाइम था, अर्ली टाइम में दिल्ली पर मंगोलों के अटैक्स जो थे वो बढ़ते चले गए थे। दिस फोर्स द टू रूलर टू मोबिलाइज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और इनका सामना करने के लिए दोनों रूलर्स ने अपनी आर्मी को स्टैंड करना पड़ा, अपनी आर्मी बनानी पड़ी दिल्ली में, विच पोज्ड ए ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। और उस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बहुत भारी चैलेंज था, ये बहुत भारी चुनौती थी उनके लिए। लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डील्स विद अस। और इन चैलेंजेस का सामना उन दोनों सुल्तानों ने किस तरह किया होगा। और टू सुल्तान्स कौन थे इसमें, एक तो अलाउद्दीन खिलजी थे और दूसरा मोहम्मद तुगलक थे। किस तरह से इन दोनों जो रूलर्स थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन्होंने दिल्ली पर जितने भी अटैक्स हुए थे मंगोलों के द्वारा, इन्होंने उनको किस तरह से संभाला था, किस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी को संभाला, किस तरह आर्मी को खड़ा किया उन्होंने, और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन था उनका किस तरह से वो चैलेंज बन गया था उसको संभालना, उनकी सेना को संभालना, और किस तरह से उन दोनों रूलर्स ने उनको डील किया, किस तरह से उन चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया। अभी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन दोनों के बारे में दे रखा है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया था और मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या किया था। ये कुछ मेन पॉइंट्स मैं इसमें से आपको बता रही हूँ कि दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 और 1300 एंड 1302 से 1303 एज ए डिफेंसिव मेजर्स। अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। दिल्ली पर 2 बार अटैक किया गया, एक तो इस डेट में किया गया, इस ईयर में किया गया, और दूसरा इस ईयर में किया गया 1299 में 9 से 1300 और एक 1302 से 1303। 2 बार दिल्ली पर अटैक हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी को उसी टाइम पे अपनी आर्मी स्टैंड करनी पड़ी, अपनी आर्मी बनानी पड़ी, अपनी सेना बनानी पड़ी। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। सी मैप नंबर 1। अलाउद्दीन जो थे उन्होंने एक नया गैरिसन टाउन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो सोल्जर्स थे उनके लिए एक नया गैरिसन टाउन बनवाया था जिसका नाम उन्होंने सीरी रखा। और ये कहता है कि आओ हम मैप नंबर 1 में सीरी को ढूंढते हैं। तो मैप 1 कौन सा था, ये था हमारा मैप 1। और इस मैप 1 में सीरी कहाँ है, ये है सीरी, ये रहा, ये सीरी है हमारी। और सीरी में क्या किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सोल्जर्स के लिए एक नया गैरिसन टाउन बनवाया था और उस गैरिसन टाउन का नाम उन्होंने सीरी रखा था। इसी एरिया में वो बनाया गया था, इसलिए इसी एरिया का नाम सीरी था। थर्ड में है द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। दिस वॉज डन
through the produce collected as tax from the lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasants' yield. देखिए, सैनिकों का पेट भरने के लिए, सैनिकों को खाना देने के लिए गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था उसे टैक्सों को कलेक्ट किया जाता था, टैक्सेस लिया जाता था उस एरिया से, और वो टैक्स पीजेंट्स से लिया जाता था। पीजेंट्स के पास जितना भी प्रोड्यूस होता था, जितना भी उनके पास फसल होती थी, उसका 50% पार्ट ले लिया जाता था ताकि सोल्जर्स को खाना दिया जा सके। आगे है द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, और सोल्जर्स को भी सैलरी देनी होती थी। अलाउद्दीन चूज टू पे ही सोल्जर्स सैलरी इन कैश रेदर देन इकताज, और अलाउद्दीन ने क्या किया था कि इकताज की जगह उन्होंने अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी देना शुरू कर दिया था। पहले इकताज दिए जाते थे। इकताज क्या थे? लैंड का एक पार्ट होता था जो इनाम में दिया जाता था, एक तरह से सैलरी के रूप में दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उन इकताज की जगह सैलरी को कैश में देना स्टार्ट कर दिया था। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट्स इन दिल्ली, और सोल्जर्स अपने ज़रूरत का सामान मर्चेंट से खरीदते थे, दिल्ली के मर्चेंट से ही खरीदते थे। एंड इट वॉज दस फियर दैट द मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइस, और ये माना जाता था कि उस टाइम पे मर्चेंट्स उन गुड्स का, उन सामान की प्राइसेस को रेज कर देते थे, अप कर देते थे, बढ़ा देते थे उनके प्राइसेस को। टू स्टॉप दिस, और इस चीज़ को रोकने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। अलाउद्दीन ने उन प्राइस को दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि प्राइसेस वॉज केयरफुली सर्वेड बाय द ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया उस चीज़ को रोकने के लिए कि केयरफुली सर्वे किया गया, कुछ ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए गए वहाँ पे, और वो जो ऑफिसर्स थे वो केयरफुली सर्वे करते थे प्राइसेस का। और जो मर्चेंट, इतना करने के बाद भी जो मर्चेंट जो उन्होंने फिक्स प्राइस रखी थी उनसे ज़्यादा बढ़ा के सामान जो देता था उनको सज़ा भी दी जाती थी, उनको पनिश किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुली एंड क्रॉनिकल्स praised his region for their cheap price and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongols' invasion. अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, उनका प्रशासन जो था वो काफ़ी उस टाइम पे सक्सेस हुआ था। और कुछ जो क्रॉनिकल्स जो थे, कुछ इतिहासकार जो थे, उन्होंने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कम प्राइस पे किस तरह से अपने सोल्जर्स को सामान दिलवाते थे वो, और उनका ये कम प्राइस का जो रूल था वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था। सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट, जो सामान मार्केट में सप्लाई किया जाता था वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव था। और किस तरह से उन्होंने मंगोल्स के जो इन्वेंशन थे, मंगोल्स के जो अटैक थे, मंगोल्स के जो आक्रमण थे, किस तरह से उन्होंने सक्सेसफुली उनका सामना कर लिया था, किस तरह से उन्होंने सफलता पा ली थी मंगोलों के अटैक से। अब मोहम्मद तुगलक के बारे में हम देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने क्या क्या किया था, किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो था, अपना प्रशासन किस तरह से उन्होंने संभाला था। मोहम्मद तुगलक, द सल्तनत वॉज अटैक्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रीजन। सल्तनत, मोहम्मद तुगलक के रीजन में सल्तनत के ऊपर कई बार अटैक हुए थे अर्ली ईयर्स में। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, और मंगोल आर्मी डिफीट हो गई थी, मंगोल आर्मी हार गई थी। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन द ट्रांसओक्सियाना। ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। मंगोल्स की आर्मी थी वो हार गई थी, और मोहम्मद तुगलक बहुत ही कॉन्फिडेंट थे किस चीज़ को लेके, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, अपनी आर्मी की पावर को लेके, और अपने रिसोर्सेज को लेके मोहम्मद तुगलक बहुत ही कॉन्फिडेंट थे।
उन्होंने, और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ट्रांस ओक्सियाना के ऊपर अट्रैक्ट करने का प्लान भी बना लिया था। ट्रांस ओक्सियाना क्या था? जो मॉडर्न उज्बेकिस्तान था उसी का ही नाम था ट्रांस ओक्सियाना। ट्रांस ओक्सियाना ओल्ड नेम था मॉडर्न उज्बेकिस्तान का। ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और उन्होंने भी अपनी एक आर्मी स्टैंड की थी जो बहुत ही अच्छी आर्मी थी, बहुत अच्छी आर्मी उन्होंने स्टैंड की थी, नई आर्मी उन्होंने अपने बनाई थी। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities of the Delhi Ecohina was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of the दौलताबाद in south. कहता है कि जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने अपना नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट किया था, नया गैरिसन टाउन उन्होंने बनवाया था, और वो गैरिसन टाउन ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities, 4 सिटियों में सबसे पुराना शहर था दिल्ली एक कोहिना। दिल्ली एक कोहिना जो था वो 4 शहरों में सबसे ओल्ड सिटी था, सबसे पुराना सिटी था, और उसमें जो भी लोग रहते थे उनका रेजिडेंस वहाँ से खाली करवा लिया गया था, और सोल्जर्स का गैरिसन वहाँ पे बना दिया गया था। सोल्जर्स को वहाँ सेटअप कर दिया था, सोल्जर्स के रहने की जगह दिल्ली एक कोहिना में बना दी गई थी। द रेजिडेंस ऑफ द ओल्ड सिटी, और जो उस ओल्ड सिटी में जो लोग रहते थे उनको एक न्यू कैपिटल थी दौलताबाद जो साउथ में पड़ती थी, वहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए थे। ओल्ड सिटी में रहने वाले लोगों को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। वहाँ आर्मी को खाना देने के लिए, आर्मी को वेतन देने के लिए, आर्मी को खाना देने के लिए उस एरिया से टैक्स को कलेक्ट किया जाता था, टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द मेंटेनिंग सच ए लार्ज नंबर ऑफ द सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस। और दूसरे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, आर्मी के दूसरे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए सोल्जर्स लार्ज नंबर ऑफ द सोल्जर्स के लिए सुल्तान ने एडिशनल टैक्स लगा दिए थे वहाँ पे। लेविड मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारे टैक्सेस आप आगे पढ़ोगे, और उनमें से लेवी भी एक टैक्स था, तो ये एक एडिशनल टैक्स था, एक एक्स्ट्रा टैक्स उनके ऊपर लगा दिया गया था। दिस कोइंसिडेड विद द फेमाइन इन द एरिया, और उसी सेम टाइम पे उस एरिया में अकाल भी पड़ा था, फेमाइन भी पड़ा था। फेमाइन मतलब अकाल, उसी टाइम पे वहाँ पे अकाल भी पड़ा था। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स। मोहम्मद तुगलक अपने सोल्जर्स को सैलरी देते थे, कैश में सैलरी देते थे, कैश सैलरीज, बट इंस्टेड ऑफ द कंट्रोलिंग प्राइसेस, लेकिन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए ही यूज्ड ए टोकन करेंसी। उन्होंने एक टोकन करेंसी को स्टार्ट किया था, समवट लाइक द प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, जो आज के टाइम पे पेपर करेंसी है, जैसे 50 रुपीज़ का नोट है, 100 रुपीज़ का नोट है, एज ए पेपर करेंसी। तो जैसे आज के टाइम पे पेपर करेंसी है, वैसे ही उन्होंने मोहम्मद तुगलक ने एक टोकन करेंसी को उस टाइम पे चलाया था, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स। लेकिन वो करेंसी जो थी एक सस्ते मेटल से बनी हुई थी, नोट गोल्ड एंड सिल्वर। वो जो उन्होंने करेंसी चलाई थी टोकन करेंसी, वो गोल्ड और सिल्वर की नहीं बनी हुई थी, वो एक चीप, एक सस्ती मेटल की बनी हुई थी। पीपल इन द 14th century डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन्स। 14th century के जो लोग थे वो उस कॉइन पर ट्रस्ट नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही स्मार्ट थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। उन्होंने अपने गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स थे उनको सेव कर लिया। एंड पेड ऑल दीज टैक्सेस टू द स्टेट विद देयर टोकन करेंसी। और जितने भी टैक्स स्टेट जितने भी टैक्सेस लेता था वो सारे के सारे टैक्सेस उन्होंने टोकन करेंसी से ही पे कर दिए। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड ईजीली।
क्योंकि वो जो चीप मेटल की जो बनी हुई करेंसी थी वो कोई भी उस करेंसी को बना सकता था, उसकी जैसी ही नकली करेंसी कोई भी इजीली बना सकता था। इसलिए वहाँ के जो लोग थे 14वीं सेंचुरी के बड़े स्मार्ट निकले और उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को बचा के और सारे टैक्सेस जो टोकन करेंसी थी उसी से ही पेड कर दिए। स्टेट जो भी टैक्सेस उनसे लेता था वो सारे के सारे टोकन करेंसी से उन्होंने पे कर दिए। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेर ए फेलियर। मोहम्मद तुगलक ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उठाए, वो सारे उस टाइम पे फेल हो गए। हीज कैंपेन्स इनटू कश्मीर वॉज ए डिजास्टर। उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण की जो प्लान किया था, जो उन्होंने तैयारी की थी कश्मीर पर आक्रमण की, वो भी विफल हो गया। He then gave up his plan to invade Transoxiana and disbanded his large army. उन्होंने ट्रांसओक्सियाना पर जो हमले का प्लान बनाया था, ट्रांसओक्सियाना पर हमला का जो प्लान उन्होंने बनाया था, उन्होंने उस अपनी सेना को भी भंग कर दिया, क्योंकि आर्मी को भी उन्होंने डिसबैंडेड कर दिया, अपनी आर्मी को भी उन्होंने भंग कर दिया। जो उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी स्टैंड की थी उसको भी उन्होंने भंग कर दिया, हटा दिया वहाँ से। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि उन्होंने जो प्रशासन संबंधित जो भी मेजर्स किए थे, जो भी कदम उन्होंने उठाए थे, वो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई थी। दिस शिफ्टेड टू द पीपल टू दौलताबाद वॉज रिसेंटेड। जिन लोगों को उन्होंने दौलताबाद सिटी में शिफ्ट किया था, द रेस्ट ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट लीड टू वाइड स्प्रेड रिबिलियन एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। जिन लोगों को उन्होंने दौलताबाद सिटी में शिफ्ट किया था वो भी बहुत गुस्साए हुए थे, वो भी बहुत नाराज़ थे वो लोग, क्योंकि उनकी सिटी ही शिफ्ट, दूसरी जगह उन लोगों को दूसरी ही सिटी में शिफ्ट कर दिया गया था दौलताबाद में। और जो टैक्सेस थे वो भी वहाँ पे बढ़ा दिए गए थे। उसी टाइम पे अकाल भी पड़ा था और गंगा यमुना जो बेल्ट था, जो दोआब था, गंगा यमुना का जो एरिया था, वहाँ पर लोगों ने रिबिलियन करनी शुरू कर दी थी। लोग रिबिलियन पर उतर आए थे और टोकन करेंसी जो थी वो भी मोहम्मद तुगलक को अपनी वापस लेनी पड़ी थी, रिकॉल करनी पड़ी थी, क्योंकि वो जो करेंसी थी, टोकन करेंसी, उस पर भी लोगों का विश्वास नहीं था। इसलिए मोहम्मद तुगलक को अपनी जो टोकन करेंसी थी उसको भी रिकॉल करना पड़ा था। In this list of the Muhammad Tughlaq's failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultanate planned a campaign to capture the Mongol territories. इन सारी लिस्टेज को देखते हुए, इन सारी बातों को देखते हुए हम भूल जाते हैं कि दिल्ली का एक फर्स्ट ऐसा सुल्तान था, और उस टाइम पे किसका शासन था? मोहम्मद तुगलक का शासन था। तो मोहम्मद तुगलक जो थे, या दिल्ली का कोई ऐसा पहला सुल्तान था जिन्होंने मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने का प्लान बनाया था। अपना कैंपेन उन्होंने शुरू किया था मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने का। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक्स मेजर्स वर conceived as the part of the military offensive against the Mongols। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनका डिफेंस मेजर्स पे था, वो मतलब अपनी ही रक्षा करने पे लगे थे। और मोहम्मद तुगलक्स जो थे उनके द्वारा उठाए गए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो थे, बहुत सारे ऐसे कदम थे जो मंगोलों के अगेंस्ट सैनिक आक्रमणों का प्लान बना रहे थे, मंगोल्स के अगेंस्ट, क्योंकि मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करना चाहते थे। सल्तनत इन द 15 एंड द 16 सेंचुरी, 16 और 15 सेंचुरी में सल्तनत कैसी थी? टेक अ बुक एट टेबल फर्स्ट अगेन, यू विल नोटिस दैट कि द तुगलक्स एंड द सैयद और लोधी डायनेस्टी ruled from the Delhi and Agra until 1526.
कहता है कि हम टेबल फर्स्ट में देखेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि तुगलक जो थे, सैयद और लोधी डायनेस्टीज जो थी, उन्होंने आगरा पर और दिल्ली पर 1526 तक रूल किया था। बाय देन, और उस टाइम तक जौनापुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। और तब तक ये बहुत सारे जो इलाके थे, जैसे जौनापुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और साउथ इंडिया में कुछ रूलर्स जो थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल करना शुरू कर दिया था। हु इस्टेब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पर्स कैपिटल। उन्होंने अपने जो स्टेट्स थे उनको बढ़ाना शुरू कर दिया था। उनकी जो कैपिटल्स थी वो प्रॉस्पर्स कैपिटल थी, संपन्न कैपिटल थी, धनाढ्य कैपिटल थी, सब कुछ था उनके पास। दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड विच सो ए एमरजेंस ऑफ द न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत्स। और वो एक ऐसा पीरियड था जब नए रूलिंग ग्रुप्स जो थे वो आ गए थे, अमर्ज हो गए थे। और वो नए रूलिंग ग्रुप्स कौन कौन से थे? अफगान्स और राजपूत्स। Some of the state established in this period was small but powerful and extremely well administered. कुछ ऐसे स्टेट थे जो इस्टेब्लिश्ड हुए थे उस टाइम पे, उसी पीरियड में इस्टेब्लिश्ड किए गए थे। वो छोटे थे लेकिन पावरफुल थे और वेल एडमिनिस्ट्र्ड थे। वो सब कुछ उनका प्रशासन में सब कुछ अच्छा था। शेरशाह सूरी स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी बट हिज अंकल इन बिहार एंड एवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मंगोल एम्परर हुमायूं। उसी टाइम पे शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने अपनी कैरियर की स्टार्टिंग की थी, अपना कैरियर शुरू किया था। और उन्होंने अपना कैरियर, उनके जो अंकल थे वो बंगाल में एक स्मॉल टेरिटरी के को संभालते थे और उसी में ही मैनेजर के पोस्ट पर जो शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने अपनी कैरियर की स्टार्ट की थी। और उसी टाइम पे उन्होंने जो मुग़ल एम्परर था हुमायूं, उसको चैलेंज करने की ठान ली थी। और हुमायूं का जो शासन था वो 1532, 1540 और 1555 टू 1556 तक रहा था। शेरशाह सूरी कैप्चर्ड दिल्ली। शेरशाह सूरी ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में दिल्ली को ले लिया। एंड इस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी, और अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर लिया। ऑल्दो द शेरशाह सूरी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स। हालांकि शेरशाह सूरी ने 15 ईयर्स तक ही रूल किया था, 1540 टू 1555 तक। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजीज आर मेड मोर एफिशिएंट। उन्होंने अपना जो शासन था वो अलाउद्दीन खिलजी के तौर तरीक़ों पे ही चलाया। उनके जो एलिमेंट्स थे वो अलाउद्दीन खिलजी के जैसे थे और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर 1556 टू 1605 तक। अकबर का शासनकाल था ये, व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल्स एम्पायर। और जो अकबर जो थे, जो मुग़ल एम्पायर में बहुत ग्रेट किंग रहे थे, उन्होंने भी इन्हीं के ही तौर तरीक़ों पे, शेरशाह सूरी के ही तौर तरीक़ों पे, अलाउद्दीन के ही तौर तरीक़ों पे अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखा था। उस इसके बीच की जो चीज़ें हम थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, कुछ मस्जिद के बारे में, मेन चीज़ें। यहाँ जो एक मॉस्क्यू थी, मॉस्क्यू को ही मस्जिद कहा गया था, जो एक अरेबिक वर्ड था। और मुस्लिम जो थे वो यहाँ अल्लाह के लिए इकट्ठे होते थे, प्रेयर करने के लिए इकट्ठे होते थे उस मॉस्क्यू में। जो जामा मस्जिद थी वो भी एक मस्जिद थी, वो भी एक मॉस्क्यू थी, जहाँ पे मुस्लिम लोग जो थे प्रेयर करने के लिए आते थे और नमाज इकट्ठे होके वहाँ पढ़ते थे। और उसी जो मेंबर्स थे वहाँ के, जो रेस्पेक्टेड मेंबर होता था या जो लर्न मैन होता था, जो महान विद्वान होता था या बहुत सारी चीज़ों का ज्ञाता होता था, उसे ही वहाँ का एक लीडर बना दिया जाता था, जिसको इमाम कहा जाता था। और वो जो इमाम थे वो डिलीवर द sermon, खितबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। और फ्राइडे प्रेयर के दौरान वो खितबा करते थे। खितबा का मतलब होता है सरमोन, मतलब धार्मिक चीज़ों के बारे में वो बताते थे, धर्म से रिलेटेड वो उपदेश देते थे लोगों को फ्राइडे की प्रेयर में। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड द फेसिंग मक्का। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, इट इज़ कोल्ड, दिस इज़ कोल्ड द किबला।
और प्रेयर के टाइम पे मुस्लिम जो थे वो मक्का की तरफ फेस करके खड़े हो जाते थे, और मक्का में इंडिया जो था वो वेस्ट की साइड पड़ता है, जिसको किबला कहा जाता है। इंडिया में मक्का किधर पड़ता है, वेस्ट की साइड पड़ता है, और उसको किबला कहा जाता है। इसी तरह से कुछ यहाँ पे मॉस्क्यूज बनी हुई हैं। ये दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारी सिटीज़ में उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी मॉस्क्यूज बनवाई थी, और ये प्रोटेक्टर का काम करती थी कि इस्लाम जो था, इस्लाम धर्म जो था उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो मुस्लिम लोग जो थे उनके एक दूसरे से इसकी कम्युनिटी की हेल्प हो सके। वो बिलीव करते थे कि मॉस्क्यू बनाने से सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ते थे। हु स्टार्टेड अ बेल सिस्टम, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर रखा था, और ये ज़रूरी भी था। मुस्लिम कम्स फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ द बैकग्राउंड्स, क्योंकि मुस्लिम लोग जो थे वो अलग अलग बैकग्राउंड्स से आते थे, इसलिए वो लोग जो थे, जो रूलर्स होते थे, वो मॉस्क्यू बनवाते थे। Students, we must go throughout the chapter and video resources once again for better understanding and clear concepts. This marks the end of chapter.